हेलो एवरीवन। एसएससी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आई है जिसमें इन्होंने स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बारे में जिक्र किया है। तो आइए हम समझेंगे कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं। इसको इंजीनियरिंग एग्ज़ाम यानी कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम के माध्यम से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई कैंडिडेट है जिसका नाम विनोद है, 2023 में एसएससी जेई का एग्ज़ाम देता है। दोनों एग्ज़ाम यानी कि CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद उसको एक पोस्ट मिल जाती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की और उसको ज्वाइन भी कर लेता है। लेकिन उसको चाहिए थी CPWD की पोस्ट, तो वह 2024 में फिर से एग्ज़ाम देता है, उसमें भी क्वालिफाई करता है, दोनों एग्ज़ाम निकालता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उसको फिर से एसएससी जेई में MES की ही पोस्ट मिल जाती है। तो क्या विनोद दोबारा से MES की पोस्ट ज्वाइन करेगा? नहीं, क्योंकि वह ऑलरेडी कर चुका है। एक साल पीछे क्यों जाना चाहेगा? तो वह दोबारा से वह पोस्ट ज्वाइन नहीं करेगा, तो वह पोस्ट खाली चली जाएगी। मतलब कि 2024 में जितनी भी सीटें निकाली गई थी उसमें से MES की एक सीट खाली हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो एसएससी की एनालिसिस के हिसाब से बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं एक एग्जामिनेशन साइकिल में, तो उसको अगले एग्जामिनेशन साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसी से निपटारा करने के लिए, इसी वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैकेंसी फिल हो जाए एक एग्जामिनेशन साइकिल में ही, एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। आइए समझते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है। एसएससी कहती है कि ये लार्ज स्केल में वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम को रिक्रूट करती है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ रह जाती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत स्टूडेंट अपीयर नहीं होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको कंसर्न डिपार्टमेंट मिलता है उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इन वैकेंसीज़ को टैकल करने के लिए ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म को लेकर के आए हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ को फिल किया जाए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम साइकिल में और फेयर और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए कैंडिडेट्स को। ठीक है। द मैकेनिज्म एम्स टू इस्टेब्लिश ए सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन प्रोसेस फॉर द अनयूटिलाइज्ड वैकेंसीज़। यह मैकेनिज्म एक सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन है, मतलब कि केवल एक ही बार रीएलोकेशन होगा अनयूटिलाइज्ड वैकेंसी का, दोबारा नहीं होगा। क्योंकि एक स्टेज के बाद भी अगर वैकेंसी रह जाती है तो वो अगले एग्जामिनेशन साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। इस मैकेनिज्म को प्रपोज करने के लिए द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन विल बी मेड। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन किया जाएगा, FRTA। जैसा कि हम जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद पोस्ट की प्रेफरेंस भरते हैं ना, तो उसी के बेसिस पे टेंटेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा पहले। ठीक है। अब इस एलोकेशन को कंफर्म करने के लिए कैंडिडेट को रीजनल डायरेक्टर ऑफिस ऑफ एसएससी पहुंचना पड़ेगा, जहां पे अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए समय भी कम मिलेगा। यहाँ पे 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है, ए लिमिटेड विंडो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 days शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। तो केवल 10 दिन का ही समय मिलेगा। तो इसी चौथे स्टेज में ही, यहाँ पे चौथे पॉइंट पे दिया है कि चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज में ही कैंडिडेट को फिक्स और फ्लोट के ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है। ये फिक्स और फ्लोट ऑप्शन क्या है? अगर कोई कैंडिडेट फिक्स ऑप्शन चुनता है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है उसके बेसिस पे जो डिपार्टमेंट उसको मिला है वह अगर उससे संतुष्ट है तो फिक्स ऑप्शन को चुन सकता है, यानी कि उसके लिए कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। और जो फ्लोट के ऑप्शन को चुनेगा तो उसके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन खुला रहेगा, यानी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको मनचाही पोस्ट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में, तो वह फ्लोट के ऑप्शन को चुन सकता है कि अगर कोई उसके प्रेफरेंस के हिसाब से, जो प्रेफरेंस उसने अच्छी भर रखी है, उसमें अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो इसको फ़िलहाल जो वैकेंसी मिली है उस वहाँ से फ्लोट कर दिया जाए। एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने पहली प्रेफरेंस CPWD भरा, दूसरी भरा MES, तीसरी भरा CWC, तो उसको CWC एलोकेट हो गई फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में।
लेकिन वो चाहता है कि मुझे CPWD या MES मिल जाए, तो वह फ्लोट के ऑप्शन को अगर चुन लेगा, तो अगर CPWD या MES में कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है और उसके कारण वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ये फ्लोट वाले को जो CWC में था उसको CPWD या MES मिल सकता है अगर वह फ्लोट के ऑप्शन को चुना है। अगर फिक्स को चुना है तो उसी CWC में फिक्स कर दिया जाएगा, उसके लिए अपग्रेडेशन का रास्ता नहीं खुला रहेगा। ये बेसिकली जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज में जो फिक्स एंड फ्लोट के ऑप्शन को चूज़ करना होगा उसका बेसिक मतलब ये है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है ओनली 1 राउंड ऑफ स्लाइडिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ईच एग्जामिनेशन साइकिल एंड नो वेटिंग लिस्ट आर एडिशनल राउंड्स ऑफ रिलोकेशन विल बी अंडरटेकन। कहने का मतलब है कि केवल एक ही राउंड ऑफ रिलोकेशन किया जाएगा। इसके लिए कोई दूसरा एक एग्जामिनेशन साइकिल में केवल एक ही रिलोकेशन किया जाएगा, दोबारा से नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5वें पॉइंट में बोल रहा है SSC विल आइडेंटिफाई वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एब्सेंटीज एंड कंडक्ट ए सिंगल स्लाइडिंग। वही कहने का मतलब है कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहेंगे उसको एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे एक सिंगल राउंड ऑफ रीलोकेशन करेगा। ठीक है, तो वहाँ से फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा। जो फिक्स वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे उनका तो फाइनल रिजल्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो फ्लोट होंगे उनको वैकेंसी को एनालाइज करने के बाद दोबारा से एक लिस्ट निकाला जाएगा फाइनल फ्लोट ऑप्शन के लिए। ठीक है, 6वें ऑप्शन में लिखा है कि जो कैंडिडेट फिक्स ऑप्शन को चुनते हैं उनके लिए अपग्रेडेशन का कोई रास्ता खुला नहीं रहेगा एज यूजुअल, और जो फ्लोट के ऑप्शन को चुनते हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। एंड इफ़ अपग्रेडेड मस्ट ज्वाइन द न्यूली अलॉटेड पोस्ट, फेल्योर टू डू शैल रिजल्ट इन फोर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियसली एंड न्यूली। मतलब कि अगर आपको फ्लोट किया गया है, फ्लोट करने के बाद जो पोस्ट मिली है वो आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें मतलब कि बाद में आप अपना विचार बदल नहीं सकते, इसलिए सोच विचार करके ही फ्लोट के ऑप्शन को चुनना है। अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपको वो चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप फिक्स कर दिए हैं तब तो फिक्स हो ही गया है पहले से ही। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का विंडो रहेगा वो 10 दिन के लिए ही खुला रहेगा। अगर इसमें कोई ऑप्शन होता है तो उसको एब्सेंटी माना जाएगा और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखता है 9वें पॉइंट में द कमीशन विल पब्लिश ए डिटेल्ड SOP ऑन दिस मैटर इन ड्यू कोर्स। मतलब कि अभी आने वाले दिनों में SOP को जारी करेगा जिसमें डिटेल्ड में चर्चा की रहेगी, तो फिर बात करेंगे उस पर। अभी के लिए यही स्लाइडिंग मैकेनिज्म का पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।